इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक नई इंडस्ट्री नहीं है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो है ये मेडिवियल पीरियड से एग्जिस्ट कर रही है। बट सवाल ये है कि अगर ये इतनी पुरानी इंडस्ट्री है तो ये आज भी स्टैग्नेंट क्यों है, इसमें हमें ग्रोथ क्यों नहीं दिख रही है और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है रुकी हुई है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले इसी बारे में कि आखिर क्यों इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका जितना पोटेंशियल है उसको रीच नहीं कर पा रही है, कौन से चैलेंजेस हैं जो ये फेस कर रही है और साथ ही साथ आने वाले समय में ऐसा क्या किया जा सकता है टू एड्रेस इट। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। सो ये यहाँ पे हमारे जीडीपी में सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं करती है, ये हमारे एक्सपोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करती है, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी कंट्रीब्यूट करती है। बट एट द सेम टाइम ये मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कि स्टैग्नेंट ग्रोथ, प्रोडक्शन कॉस्ट इसके बहुत हाई है और रेगुलेटरी चैलेंजेस। और शायद इसी वजह से एट प्रेजेंट हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो इतना बेहतर परफॉर्म करने के बाद भी बाकी कंट्रीज, हमसे जो छोटी कंट्रीज जिनकी इंडस्ट्री हमसे छोटी है, वो हमसे इसमें आगे निकल गई हैं, जैसे कि चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश। तो आज हम इसी टॉपिक पे जो है डिस्कशन करने वाले हैं, इसके बारे में और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इन द वर्ल्ड। हम इस वक्त सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर हैं। 24% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो इंडिया से होता है और यहाँ पर मैन मेड फाइबर में भी हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो 4.5 करोड़ लोग जो हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अक्रॉस द वैल्यू चेन। तो अगर हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स जहां से बन रहा है फाइबर और फाइनल गुड तक उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें पूरे वैल्यू चेन में, तो 4.5 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं और ये 13% जो है कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, और इसके अलावा 12% एक्सपोर्ट एंड अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, पूरे 2% का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। 2% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है तो हम एक बैंक को सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बना देते हैं। तो ये तो हमारे लिए एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इस पॉइंट पर बन गई है और जरूरत है यहाँ पे इसके चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने की और उनको रिजॉल्व करने की। अगर हम और बात करें इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में तो हमारे जो बड़े प्रोडक्शन हब्स हैं, चाहे मैं भिवांडी महाराष्ट्र की बात करूं जो फैब्रिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तिरुपुर की बात करूं तमिलनाडु से जहां पे टी शर्ट और गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, सूरत गुजरात पॉलिस्टर और सिंथेटिक फाइबर्स का इंडस्ट्रियल हब यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, और लुधियाना पंजाब विच इज वेरी वेल नोन फॉर वुलन गारमेंट्स। इन सब इंडस्ट्रियल हब का, इस पूरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉरेन ट्रेड में भी, जहां पर अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो टेक्सटाइल और एपरल का एक्सपोर्ट जो है वो 34 बिलियन का रहा है। इसके अलावा मेजर एक्सपोर्ट होने वाली मार्केट जहां पे हमारे ये टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जाता है वो है यूएसए एंड ईयू, दैट इज यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंपनीज, सर्टेन कंपनीज जिनको हम सप्लीमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, चाहे वो जीएस पेनी हो, गैप हो, डीकैथलॉन हो, और इंडिया जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी एक स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही है फ्रॉम चाइना, वियतनाम एंड बांग्लादेश। ये तीनों ही कंट्रीज जो हैं कंपैरेटिवली दे हैव स्मॉलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमसे कम पुरानी है, मतलब यहाँ पर नई इंडस्ट्री से कंपैरेटिवली, बट येट दे आर बेटर परफॉर्मिंग देन अस। तो सवाल उठता है कि ऐसी क्या दिक्कत आ रही है। तो अब हम यहाँ पर इनसे एसोसिएटेड जो चैलेंजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है वो है डिक्लाइनिंग ग्रोथ। टेक्सटाइल सेक्टर जो है, जो कि ऑलमोस्ट 1.8% कंट्रीब्यूट करता है, और एपरल सेक्टर जो है वो 8.2% से 1.8% से यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, और ऑलमोस्ट 8.2% से
एपरल सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो श्रिंक कर रही है, छोटी हो रही है। अगर हम बात करें मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्लस्टर्स की, जो कि तमिलनाडु में है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर रीजन क्या है, हमारे जो एक्सपोर्ट वाले मटेरियल है उनमें कॉम्पिटिटिवनेस कम है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से इंडिया चाइना वियतनाम और बांग्लादेश से पीछे है वो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो इन कंट्री के प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो हमारा कॉस्ट जो है इनके कॉस्ट से ऊपर है, कंज्यूमर को ये महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के लिए हमारी अट्रैक्टिवनेस जो है कम होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज है उनको बेनिफिट इसलिए मिल रहा है क्योंकि इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स हैं और सिंपलर रेगुलेशंस है। हमारे यहाँ एक बड़ा चैलेंज रेगुलेशन का भी देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 के टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये 34.1 बिलियन है, जो कि बहुत थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2020। तो दैट मीन्स जो ग्रोथ है वो वहीं की वहीं है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पे अपवर्ड्स मूवमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर और भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि हम बात करें जो हमारी सप्लाई चेन है वो टूटी हुई है, फ्रैगमेंटेड है। एक कहीं पे एक कहीं पे हमारा टेक्सटाइल हब है, दूसरा कहीं पे है। जो पूरा रेगुलेटेड सप्लाई चेन होना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं है, और इसी वजह से हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट्स जो हैं वो भी बढ़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन ले लेते हैं। कॉटन की जो सप्लाई है वो अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ता है और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बढ़ता है। इसके अलावा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन हब नहीं है, जहां पे सारा प्रोडक्शन का काम एक जगह हो सके ताकि लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है वो कम आए, और इसकी वजह से हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो कम है और हम यहाँ पे सफर करते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी एक मेजर चैलेंज है। पॉलिएस्टर फाइबर जो है स्पेशली इंडिया में 33% से लेकर 36% ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू चाइना, और यहीं पे हम विस्कोस फाइबर की बात करें तो 14 से 16% ज्यादा महंगा है। तो डेफिनेटली अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा तो फिनिश्ड गुड भी हमें महंगा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगेन हमारी इंडस्ट्री जो है स्टैग्नेंट ग्रोथ देख रही है। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो हैं, जो कि एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, उसकी वजह से चीपर इंपोर्ट्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक रॉ मटेरियल लेना पड़ता है और इस वजह से हमें रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सिचुएशन है वो दो चीज पे फंसी हुई है। प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना पड़ेगा, और रेगुलेशन जो है वो बहुत टाइटेंड है, उन्हें कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, और रेगुलेशन आसान होगा तो यहाँ पर फर्दर हमें इस इंडस्ट्री से प्रोडक्शन जो है बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर रेगुलेटरी और ट्रेड बैरियर्स का बहुत बड़ा कंसर्न है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जैसे कि आप बात करें, कस्टम्स प्रोसीजर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत डिटेल्ड और मेटिकुलस है। इसी वजह से यहाँ पे कंप्लायंस के लिए प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट है, इन पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए प्रोड्यूसर का कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। उसके अलावा किसी तरह के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स नहीं है हमारे पास बड़े मार्केट्स में, जैसे कि EU हो गया या US हो गया, जिसकी वजह से इंडिया का कॉम्पिटिटिव एज जो है वो और कम हो जाता है। अगर हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन करेंगे मेजर मार्केट्स के साथ तो हमारे गुड्स में जो एडिशनल कॉस्ट देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स वो नहीं होगा, बट क्योंकि हमारे पास ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स नहीं है हमें वो टैरिफ्स बियर करने पड़ते हैं और हमारा कॉस्ट जो है, हमारे गुड्स का कॉस्ट यहाँ पे महंगा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबिलिटी और कंप्लायंस के कॉस्ट, यहाँ पे ग्लोबल नॉर्म्स जो हैं वो आने वाले समय में स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात हो रही है, जिसके लिए छोटी कंपनीज जो कि यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ तो हैं MSMEs, उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है। अब इन छोटी कंपनीज हमेशा ये लिक्विडिटी क्रंच में रहते हैं, अगर इनके लिए कॉस्ट बढ़ रहा है तो इनका सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा EU की जो 16 न्यू लेजिस्लेशन आए हैं सस्टेनेबल फैशन पर,
वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ सस्टेनेबिलिटी की जो गाइडलाइंस हैं, और ईयू हमारा एक मेजर मार्केट एक्सपोर्ट के लिए, हमें उसे कंप्लाई करना पड़ेगा, और उस कंप्लायंस में हमारे एडिशनल कॉस्ट्स लगेंगे। इसके अलावा जहाँ पे बात हो रही है ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, रिसाइकलिंग एंड इको फ्रेंडली सोर्सिंग, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इंडिविजुअल फर्म्स को, एमएसएमईज को, कि वो ये ट्रांजिशन कर सके और मेक श्योर कर सके कि इंडस्ट्री जो है वो कंप्लायंट है सस्टेनेबल प्रोडक्शन से भी। तो ये मेजॉरिटी चैलेंज जो है वो प्रेजेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ज़रूरी है कि आने वाले समय में हम इन कंसर्न्स को ड्यूली एड्रेस करें, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि एक्चुअली इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आने वाले समय में अपने पोटेंशियल को फुल्ली रीच कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत है कि हम वर्टिकल इंटीग्रेशन को इन्हांस करें। यहाँ पे हमें ज़रूरत है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल हब्स की, जहाँ फुल स्केल इन टर्म्स ऑफ लार्ज प्रोडक्शन जो है, चाहे हम कॉटन टू क्लोथिंग की बात करें, वो हो सके। साथ ही साथ लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट्स की ज़रूरत है, ताकि ये जो टूटी हुई फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन है वो ना रहे और इंटीग्रेशन जो है अश्योर हो सके। इसके अलावा ज़रूरत है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट को घटाया जाए। तो अब रॉ मटेरियल कॉस्ट जिस चीज़ की वजह से ज़्यादा है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, ज़रूरत है कि हम उसको रिविजिट करें, रिवाइज करें, और कॉस्ट इफेक्टिव इंपोर्ट्स जो हैं, चाहे वो पॉलिस्टर के हो या विस्कॉस के हो, उनको इंश्योर किया जा सके, ताकि यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें एक जायज़ दाम मिले रॉ मटेरियल्स का, जिससे वो इंश्योर कर सके एक बेसिक प्राइस, एक कॉम्पिटिटिव प्राइस। और यहाँ पर डोमेस्टिक एमएमएफ प्रोडक्शन जो है, इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स, वो दिया जाए। साथ ही साथ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बूस्ट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें कस्टम्स और रेगुलेटरी प्रोसीजर्स जो हैं उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे जो कंप्लायंस का बर्डन है प्रोड्यूसर्स पे वो कम हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लाने पड़ेंगे मेजर मार्केट्स के साथ। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टेक्सटाइल एमएसएमईज के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। ज़रूरत है कि पीएलआई को, जो कि एक सक्सेसफुल स्कीम साबित हुई है, उसको एक्सपैंड किया जाए स्पेशली फॉर टेक्सटाइल एमएसएमईज। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा सके इस ट्रांजिशन में कि इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स क्या हैं, सब्सिडीज मिले रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ के लिए, टेक्सटाइल वेस्ट रिसाइकलिंग स्ट्रेंथन हो, ताकि जो रिसाइकिल टेक्सटाइल की बड़ी इंडस्ट्री मार्केट है, जो कि ऑलमोस्ट 400 मिलियन डॉलर्स की है, उसमें टैप किया जा सके और उसका भी पोटेंशियल हम अपनी इकोनॉमी के लिए यूज़ कर सके। इसके अलावा ज़रूरत है कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, चाहे हम सस्टेनेबिलिटी रेगुलेशन की बात करें, ईयू की ग्रीन डील से हमें सीखने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इनोवेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर हम किसी भी सेक्टर में बात कर ले रह रहा है, तो यहाँ पे एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल यूनिट्स में, इनका प्रमोशन, एक्सपैंडमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल्स, और यहाँ पर स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि आने वाले समय के लिए हमारी इंडस्ट्री जो है पहले से तैयार हो, स्मार्ट टेक्सटाइल्स, सस्टेनेबल फैब्रिक ऑल्टरनेटिव्स एट्सेट्रा। इसके अलावा सबसे बड़ा की पॉइंट एमएसएमईज क्लस्टर्स। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोर पॉइंट जो है वो एमएसएमईज हैं। ज़रूरत है कि इन एमएसएमई क्लस्टर्स को सपोर्ट मिले, जहाँ पे इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, स्किल ट्रेनिंग दी जाए, और ये समय से मॉडर्नाइज हो सके, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जिनके पास अक्सर लिक्विडिटी क्रंच होता है, ताकि उनको इस लिक्विडिटी क्रंच की वजह से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, और इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे फर्दर सफ़र ना करे। Now that we have understood all the dimensions associated with it, we also have a mains practice question for you. Let us look at the question. India's textile industry is one of the largest in the world, yet it struggles to compete with global leaders like China and Vietnam. Discuss the key challenges faced by the industry and suggest
policy measures to enhance global competitiveness. You can attempt this question, you can send in your answers in the comment section. If you have any doubts or suggestions, you can also put that in the comment section. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. And that was all from my side. Thank you so much.